गुड मॉर्निंग एवरीवन दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेप पॉइंटर्स में। टुडे इज 27 ऑफ अगस्त। माय नेम है सितेंद्र चौधरी और आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं एक बार ब्रीफली देख लेते हैं, उसके बाद जाएंगे हम लोग डिटेल्स में। नागरनी स्पर्धा, स्पर्धा का मतलब होता है कंपटीशन। तो ये क्या होता है, महाराष्ट्र में होता है, स्पेशली गांव में होता है, उसके बारे में बात करेंगे। ये बेसिकली वहाँ पे एक लोकल स्पोर्ट्स है। तो लोकल स्पोर्ट्स के बारे में कई बार सवाल आ सकते हैं, जैसे जल्लीकट्टू है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा तापी रिवर के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, ड्रेनेज सिस्टम वाले टॉपिक से पूरा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बेसिकली यहाँ पे। उसके अलावा Y9 सर्विलियंस एयरक्राफ्ट, ये एक चाइनीज़ एयरक्राफ्ट है जो कि रिसेंटली जापानीज एयर स्पेस के अंदर घुस गया था, उस बारे में थोड़ा सा बात कर सकते हैं। उसके अलावा एक नया टाइप का एक डायनासोर्स का स्पीसीज डिस्कवर किया गया है किर्गिस्तान में, थोड़ा इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। उसके अलावा INS नीलगिरी के बारे में थोड़ा बात करेंगे। ये इंडिजेनस है, इसके ट्रायल शुरू हो चुके हैं और हमारे डिफेंस फोर्सेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये, वो थोड़ा बात करेंगे। उसके अलावा जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है सरकार का, बहुत महंगा और बहुत लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट है। मैनी मैनी थाउजेंड करोड़ रुपीज़ यहाँ पे खर्च होने वाले हैं। यहाँ पे शोम्पेन ट्राइब रहती है उस आइलैंड के ऊपर, तो ये शोम्पेन ट्राइब को लेके कैसे इम्पैक्ट करेगा ये पूरा प्रोजेक्ट, और दूसरे कौन कौन से इम्पैक्ट यहाँ पे हो सकते हैं बात करेंगे। ये टॉपिक थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे हम लोग, क्योंकि इस टॉपिक के अंदर थोड़ा सा मेंस वाला पर्सपेक्टिव हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा जो श्रीनगर में वूलर लेक है, विच इज़ वन ऑफ द एशियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एंक्रोचमेंट हो रही है। चलिए ठीक है, चलो बढ़ते हैं जी पहले टॉपिक पे, नागरनी स्पर्धा। बेसिकली ये स्पर्धा मतलब होता है कंपटीशन, और ये स्पर्धा आपको देखने को मिलती है कहाँ पे भला, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में सतारा डिस्ट्रिक्ट के अंदर मॉनसून के दौरान जब रेनफॉल पीक पे होता है, तब ये कंपटीशन वहाँ पे करवाया जाता है। तो एक तो आपको ध्यान रखना है प्रीलिम्स के लिए, कहाँ होता है भैया, महाराष्ट्र में रत्नागिरी के अंदर। ठीक है क्या ये, मैंने पिक्चर आपको दिखाई दिया है। ये एक ट्रेडिशनल ऑक्सन प्लो रेस है, जो बैल होते हैं जो वो खेत को जोतते हैं, उससे जुड़ा हुआ ये खेल है। कई सारे इसके और भी नाम हैं, जैसे नागरनी स्पर्धा तो इसका मेन नाम हो गया। उसके बाद लावणी नागरनी स्पर्धा, ये भी इसको कहते हैं, क्योंकि लावणी महाराष्ट्र का एक लोकल ट्रेडिशनल फोक डांस होता है, तो वहाँ पे ये भी परफॉर्म किया जाता है। ये गांव है बेसिकली जिसका नाम है देरवन। ठीक है, यहाँ पे ये होता है, मतलब बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे नहीं होता है, लेकिन इस गांव में बहुत ट्रेडिशनल है, 100-150 साल से इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इस गांव की एक खास बात ये हो रहा है, ये सिर्फ इसी रेस के लिए फेमस नहीं है, बल्कि यहाँ पे अल्फोंसो जो मैंगो होता है वो भी यहाँ पे इस गांव में होता है, बहुत स्पेशल। अल्फोंसो मैंगो सबसे महंगा आता है, अगर आपको पता हो, बहुत मीठा होता है और इंटरनेशनल मार्केट में अल्फोंसो की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। इस गांव में वो भी होता है। किस सीज़न में होता है, मॉनसून का सीज़न जब बिल्कुल पीक पे होता है। जब मॉनसून का सीज़न पीक पे होता है ना, तो यहाँ की जो सोइल है, मड है, वो मडी हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। तो सॉफ्ट सोइल के ऊपर बैलों को दौड़ाना ज़्यादा आसान होता है ना, हार्ड सोइल के ऊपर थोड़ा डिफिकल्ट होता है। सेंचुरी ओल्ड ये है, और हर साल बेसिकली इसी सीजन के इसी टाइम पे ये सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा द रेस इन्वॉल्व्स टीम्स ऑफ द टू ऑक्सन, तो दो बैल होते हैं इसमें जिसको जोता जाता है, उसके साथ एक हल होता है, प्लो होता है, जिसके साथ फिर वो ज़मीन में वो करते हैं। बेसिकली ये सिर्फ और सिर्फ ऑक्सन रेस नहीं है, एक बार आपको बताता चलूँ, जो आदमी होता है जो उनको हैंडल करता है ऑक्सन्स को, उसकी भी रेस होती है। तो ये दोनों का ही स्किल यहाँ पे चेक किया जाता है, उस ऑक्सन का भी, उस बैल का भी, और उस पर्सन का भी जो उसको हैंडल करता है। और जो बहुत ज़्यादा स्किल्ड जो ऑक्सन वाले जो पर्सन होते हैं उनको मैनेज करते हैं, वो दिन में दो दो रेस भी कर लेते हैं। और एक बहुत प्रेस्टिजियस होता है, लोकल कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा जाना माना जाता है, ये उस कॉन्टेक्स्ट में इसको किया जाता है। और ये जो ट्रैक होता है, ये थोड़ा सा इस तरह की शेप होती है इस ट्रैक की, तो इसी ट्रैक पे वो घूमा जाता है यहाँ से बार बार। उस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा आप इसको यहाँ पे देख सकते हो, विलेज कमेटी है वही इसको करती है। लेकिन ये बिल्कुल मतलब सेफ है। ये जैसे जल्लीकट्टू के ऊपर कई बार आरोप लगते हैं कि सर वहाँ पे एनिमल्स का उनके साथ जो है वो थोड़ा सा परेशान उनको किया जाता है ना। वो ऐसा यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल सेफ एंड साउंड होता है। तो ये टेमिंग स्पोर्ट नहीं है ना, क्योंकि क्योंकि जब आप एक एंग्री बुल को टेम करते हो तो उसमें फोर्स इन्वॉल्व होती है। यहाँ पे टेम वाला कोई सीन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक काइंड ऑफ रेस होती है, और ये बैल उस प्रैक्टिस को जनरली भी करते हैं, तो स्पेशली उनको ट्रेन किया जाता है कुछ टाइम के लिए। एनीवेज आगे बढ़ते हैं, तापी रिवर। तापी रिवर के ऊपर बनी हुई है सूरत सिटी। तो ये भी कई बार आपसे एग्जाम में पूछ सकता है भाई, टेबल बना के एक तरफ आपको रिवर दे देगा, दूसरी तरफ सिटी दे देगा, है ना, वैसे सवाल आते रहते हैं एग्जाम में।
तो तापी रिवर से याद रखना यहाँ पे सूरत रिवर। ठीक है, आप मुझे कमेंट में बताएं कि जो गोमती रिवर है, गोमती रिवर के ऊपर कौन सा सिटी बना हुआ है। 2024 के प्रीलिम्स में गोमती रिवर से क्वेश्चन भी आया हुआ था प्रीलिम्स में, तो ये बताएंगे मुझे आप कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पे बेसिकली एक डैम है तापी रिवर पे, इसका नाम है उकाई डैम। और बिकॉज बारिश वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा हो रही है, तो उकाई डैम के अंदर जो वाटर का लेवल था थोड़ा ज़्यादा हो गया था। और जब ये डैम जब बनाए जाते हैं तो इनका एक लेवल होता है कि भाई ये मैक्सिमम कितना वाटर सहन कर सकते हैं, कितना फोर्स उसका जो है ये सस्टेन कर सकते हैं। उससे ज़्यादा जब वाटर इनके अंदर चला जाता है तो बेसिकली इनको ओपन कर दिया जाता है, कुछ वाटर को रिलीज़ कर दिया जाता है। तो उकाई डैम से कुछ वाटर को रिलीज़ किया गया है, जिसकी वजह से वहाँ पे इवन सूरत सिटी और सराउंडिंग एरियाज ऑफ सूरत सिटी, वहाँ पे एक हाई अलर्ट इशू किया गया है। फ्लड के चांसेस बेसिकली वहाँ पे बन रहे हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में आर्टिकल दिया गया है। तो तापी रिवर के बारे में छोटी छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ी पता होनी चाहिए। जब हम लोग सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया की बात करते हैं, पेनिनसुलर इंडिया की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो ज़्यादातर मैक्सिमम रिवर्स हैं वो आपको कहाँ से कहाँ देखने को मिलती हैं, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, क्योंकि ये वेस्टर्न घाट में ओरिजिनेट होती हैं और उसके बाद वो ईस्ट की तरफ चलती हैं और बे ऑफ बंगाल के अंदर जाके ड्रेन करती हैं। क्योंकि पेनिनसुलर इंडिया का जो स्लोप है बेसिकली वो थोड़ा सा वेस्ट टू ईस्ट है, तो ऑब्वियसली ये रिवर स्लोप को फॉलो करती हैं। ये हिमालयन रिवर्स जैसी नहीं है, हिमालयन रिवर स्लोप को फॉलो नहीं करती हैं, ठीक है, इसलिए उनको एंटीसीडेंट रिवर बोलते हैं। ये वाली रिवर स्लोप को फॉलो करती हैं, इसलिए इसे कॉन्सिक्वेंट रिवर्स बोलते हैं। और जो रिवर वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न साइड में फ्लो ओरिजिनेट होती हैं, वो वेस्टर्न साइड में ही फ्लो करती हैं, क्योंकि वेस्टर्न घाट एक वाटर डिवाइड है। कोई भी रिवर वेस्टर्न घाट को ऐसे क्रिस क्रॉस नहीं करती है बेसिकली। लेकिन यहाँ पे तापी रिवर और नर्मदा रिवर, ये दो यहाँ पे एक्सेप्शंस हैं, क्योंकि दो रिवर एक्चुअली स्लोप को फॉलो करते ही नहीं। ये दोनों रिवर्स बेसिकली एक रिफ्ट वैली के अंदर से फ्लो करती हैं, ठीक है, रिफ्ट वैली होती है बेसिकली यहाँ पे। जो अपनी विंध्या और सतपुड़ा है वो रिफ्ट वैली है। जैसे अफ्रीका के अंदर ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली है ना, ऐसे यहाँ पे ये है रिफ्ट वैली। उसके अंदर से ये एक्चुअली मतलब वहाँ पे रिफ्ट वैली है, नर्मदा रिफ्ट वैली और सतपुड़ा, वहाँ से ये फ्लो करती है। तो ये चलती है भाई आपकी वेस्ट टू ईस्ट, सॉरी यहाँ से ईस्ट टू ऐसे वेस्ट, ठीक है। और जो खंबत है हमारा बे ऑफ कैम्बे है, वहाँ पे जाके फाइनली ड्रेन करती है। तो तापी और द ताप्ती, ताप्ती भी बोलते हैं इसको, तापी भी बोलते हैं, इंडियाज सेकंड लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर। सिंपल सा फैक्ट है, बट एग्जाम में जब इस तरह की चीज़ें आती है ना छोटी छोटी, तो ऐसे दिमाग खुल जाता है, क्योंकि ये चीज़ें हम लोग ध्यान देते नहीं हैं। कहाँ से ओरिजिनेट होती है, मुल्ताई रीजन ऑफ सतपुड़ा रेंज इन मध्य प्रदेश, ठीक है, वेस्ट की तरफ फ्लो करती है, आपको बता ही दिया मैंने। कौन कौन से स्टेट को क्रॉस करती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात। टोटल जो इसकी लेंथ होती है दैट इज 724 किलोमीटर। गल्फ ऑफ खंबत में जाके अरेबियन सी में फाइनली नियर द सिटी ऑफ सूरत, वहाँ पे जाके ये ड्रेन फाइनली कर देती है। इसी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं छोटी छोटी, बहुत बड़ी नहीं है, पूर्णा, गिरना, पंजरा, वाघुर रिवर है, ठीक है, एंड बोरी रिवर। थोड़ा याद करना है तो कर सकते हो, अगर आपका रट्टा अच्छा है, बहुत अच्छा रट्टा मार सकते हो तो मार लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ताप्ती, देखो तप्त, तप्त मतलब तपना, हिंदी का वर्ड है और इसका मतलब होता है गरम, द ब्लेजिंग वन। तो इसका नाम बेसिकली इसी से पड़ा है, तप्ती रिवर। तपती है, गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है इसका पानी, उस वजह से इसको डाला जाता है। और क्योंकि इसका पानी काफ़ी गर्म होता है गर्मियों में, इसलिए कहा जाता है भाई दिस इज़ द डॉटर ऑफ द सन गॉड सूर्या, सूर्य की बेटी हैं ये। तो ये नाम जो हिंदू माइथोलॉजी में वो सब चलता है। ताप्ती रिवर के ऊपर जो डैम बने हुए हैं, उकाई डैम और करकापार डैम, ये दोनों बने हैं गुजरात में, और जो हथनूर डैम है वो बना हुआ है महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है जी। चलिए, मैंने बता दिया आपको विंध्या सतपुड़ा रिफ्ट वैली से फ्लो करती है। आगे बढ़े, Y9 सर्विलियंस एयरक्राफ्ट, तो बेसिकली जापान का एक छोटा सा आइलैंड है, इसके ऊपर लोग नहीं रहते हैं, अनइनहेबिटेड है, बट है जापान के अंडर में। इसका नाम है डेंजो आइलैंड, ठीक है, कोई रहता नहीं है, एक बात मैं बार बार क्लियर कर देता हूं। लेकिन क्योंकि ये जापान का है तो ऑब्वियसली इसका एयर स्पेस वो भी जापान का ही हुआ। तो एक चाइनीज मिलिट्री एयरक्राफ्ट जिसका नाम है Y9, ये 2 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं, 2 मिनट के लिए एयर स्पेस के अंदर आया, और इसका मतलब यह है कि इसने जापानीज एयर स्पेस को वायलेट किया। जापान वालों ने वार्निंग दिया और उसको वहाँ से भगा दिया उस टाइम पे। लेकिन किसी सोवरेन कंट्री के एयर स्पेस को वायलेट करना अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है, और वो भी तब जब आपके रिलेशन उतने अच्छे नहीं हों। और चाइना के ऊपर ये बार बार आरोप लगता रहता है कि वो जापानीज एयर स्पेस को, ताइवानीज एयर स्पेस को तो खैर बहुत करता ही है, वो दिन में 2-4 बार कर ही देता होगा,
उनको वायलेट करता है और उनकी रिस्पेक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो बेसिकली चाइना की आदत है कि वो अपने जो एनिमीज़ हैं जिसके साथ उसका इशू चलता है उनको बार बार टेस्ट करता है, उनकी लिमिट चेक करता है। उनको पहले थोड़ा थोड़ा छेड़खानी करेगा, देखेगा भाई ये कितना एक्शन ले रहे हैं। अगर आप थोड़ी सी छेड़खानी में बहुत ज़्यादा एक्शन ले लेते हो फिर वो दोबारा नहीं करता है, लेकिन आप सहन करते रहते हो, हल्की फुल्की वार्निंग देते रहते हो, तो बार बार आपको टीज़ करता रहता है। ये चाइना की आदत है, वो ये प्रैक्टिस इंडिया के साथ भी बेसिकली करता है। तो है क्या ये Y9 के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको। ये एक चाइनीज़ मल्टी रोल मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। मल्टी रोल मतलब ये एक से ज़्यादा काम कर सकता है। जैसे ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में भी काम आएगा, इंटेलिजेंस में भी काम आता है, सर्विलियंस में काम आता है, रिकन्नेसेंस में काम आता है, वार्निंग वगैरह में काम आता है। तो इसी से पता चल जाता है कि सर ये मल्टी रोल होता है। इसका जो इंजन है वो WZ6G टर्बो प्रोप इंजन है जो कि 5100 हॉर्स पावर का है। इतना ज़्यादा डिटेल आपको जानने की जरूरत नहीं है भाई, ठीक है। तो बस आपको थोड़ा थोड़ा बस ये याद रखें इस पूरे आर्टिकल में। देखिए ये चीज़ तो आपको देनी पड़ती है कंटेंट में, ठीक है, क्योंकि फिर आपको पूरी डिटेल तो जाननी चाहिए। बट इस आर्टिकल में टू बी ऑनेस्ट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यही है कि Y9 जो एयरक्राफ्ट है वही है वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है, और जो दूसरी चीज़ है वो है ये वाला डेंजो आइलैंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ये एंड Y9। ठीक है, ये बाकी डिटेल इसमें कौन सा इंजन है क्या है वो सब आप छोड़ दो, क्योंकि अगर आप करने भी लगोगे ना तो एट द एंड ऑफ द डे आपका साल भर में इतना ज़्यादा कलेक्ट हो जाएगा डेटा और कंटेंट, आप उसको याद वैसे भी नहीं कर पाओगे। तो बस थोड़ी जो चीज़ हमें लगता है कि यहाँ से मैक्सिमम आउटपुट आ सकता है वो आप करके खुश रहें, कोई दिक्कत नहीं है। तो डेंजो आइलैंड क्या है, लोकेशन इसकी मैंने आपको बता दिया। दिस इज अ स्मॉल अनइनहेबिटेड जापानीज आइलैंड, अ ग्रुप ऑफ आइलैंड जिसे ईस्ट चाइनीज सी के अंदर पड़ता है। तो यहाँ पे आपका एग्जाम में पूछेगा वो ईस्ट को साउथ से रिप्लेस करेगा, नॉर्थ से रिप्लेस करेगा, वेस्ट से रिप्लेस करेगा, ऐसा यूपीएससी करता है। तो ध्यान रखना है भैया, ईस्ट चाइनीज सी के अंदर ये पड़ता है। 12 स्क्वायर माइल्स का है, ये छोटा सा ही है, बहुत बड़ा नहीं है, बट स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ये ट्रॉपिकल वार्म टेम्परेचर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, फ्रिक्वेंटली रेनफॉल होती है यहाँ पे, और अच्छा खासा यहाँ पे वाइल्ड लाइफ भी आपको देखने को मिलता है। स्पेशली जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आते हैं। उस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा आप इसको याद रखें। तो ये इन्होंने देखे पूरा दिया ही हुआ है यहाँ पे। तो जैसे ये जेंगो आइलैंड यहाँ पे है, हिमिंशा, अजुकीमा, गोटो, ये थोड़े थोड़े आइलैंड आप यहाँ पे जापान के अंडर में जो है वो देख सकते हो। इससे ज़्यादा डिटेल में मत जाएं इसके बारे में, ठीक है। चलो, क्योंकि वैसे देखा जाए ट्रेडिशनली जो जापान की एयरफोर्स है वो डिफेंसिव एयरफोर्स है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई थी कि आप एक अग्रेसिव फोर्स नहीं रख सकते, लेकिन पिछले 4-5 सालों में कुछ चेंजेस आए हैं। अमेरिका ने अपनी पॉलिसी को चेंज किया है टुवर्ड्स जापान, तो जापान अभी सिर्फ डिफेंसिव ही नहीं, थोड़ा सा अग्रेसिव टेक्नोलॉजी भी एक्वायर कर रहा है, क्योंकि भाई जिस तरह से चाइना आंखें दिखाने लगा है तो उनको भी थोड़ा सा स्टेप अप करना ही पड़ेगा। चलिए, तो ये है प्रकाकुश अल प्रकाकुश किर्गिजिकस, ठीक है। नाम का प्रोनाउंसिएशन पे मत जाएं, बस एक चीज़ पे फोकस करेंगे। यहाँ पे किर्गी लिखा हुआ है, किर्गी, ठीक है, मतलब किर्गी मीन्स किर्गिस्तान। तो पिछले 17 ईयर से, ये बहुत बड़ी बात होती है, पिछले 17 ईयर से इस एरिया में एक डिस्कवरी चल रही थी अबाउट सम डायनासोर्स, और फाइनली वो डिस्कवरी सक्सेसफुल हुई है। और अगर आप पिक्चर देखो ना, कितनी खूबसूरत पिक्चर है ये। तो एक डायनासोर के कुछ रेमनेंट्स, फॉसिल्स वहाँ पे डिस्कवर किए गए हैं, ठीक है। तो ये मोहतरमा है जो उस टीम का पार्ट थी। तो जब आप इतनी मेहनत करते हो 15-17 सालों से, तो थोड़ा फन करना बनता ही है। तो डायनासोर के साथ थोड़ा फन कर रही हैं, बट दैट इज़ टोटली ओके। ये जो डायनासोर है इसकी खास बात यह है कि ये एक बिल्कुल न्यू तरह का स्पीसीज़ है जिसके बारे में हमें पहले कोई जानकारी खास नहीं थी, पहली बात तो ये। दूसरा, ये प्रीडेटरी है, मतलब भाई ये शाकाहारी नहीं है, ये मांसाहारी है, ये दूसरों का शिकार करता है, ठीक है। तो ये कुछ कुछ चीज़ें, तो इट्स ए न्यूली आइडेंटिफाइड स्पीसी ऑफ थैरोपोड डायनासोर्स। ये थैरोपोड डायनासोर्स एक्चुअली प्रीडेटरी होते हैं, दूसरों का शिकार करते हैं और बड़े खतरनाक वाले होते हैं। एक ज़माना हुआ करता था जब ये थैरोपोड डायनासोर दुनिया में हर जगह पाए जाते थे, लेकिन मतलब ये थ्योरी है कि हर जगह पाए जाते थे, बट इनके जो एविडेंस है वो हर जगह नहीं मिलते हैं। सेंट्रल एशिया और यूरोप के अंदर इनके एविडेंस अब तक नहीं मिले थे खास। तो जो डायनासोर की एक पूरी हिस्ट्री है उसके अंदर कुछ लिंक मिसिंग थे, यूरोप वाले और सेंट्रल एशिया वाले, और किर्गिस्तान तो सेंट्रल एशिया में पड़ता है।
तो वो जो मिसिंग लिंक था डायनासोर्स की डिस्कवरी में, वो कहीं ना कहीं इस डिस्कवरी से कंप्लीट भी हो गया है। तो इस वजह से भी ये बहुत एक बड़ी डिस्कवरी हो जाती है। लोकेशन कहाँ है इसकी? बेसिकली वहाँ पे बालाबंसाई फॉर्मेशंस पाई जाती हैं, कुछ रॉक फॉर्मेशंस हैं किर्गिस्तान में, वहाँ पे ये पाई जाती हैं। क्योंकि किर्गिस्तान में मिला है तो इसलिए इसका नाम भी हम लोगों ने किर्गिस्तान के ऊपर ही रख दिया है। किर्गिस्तान के अंदर एक एपिक कहानी होती है, जैसे हमारे यहाँ पे महाभारत है, रामायण है, वो सब। तो वहाँ पे एक ऐसी ही कहानी होती है जिसका नाम है मानस, किर्गिज मानस उसको बोलते हैं, रामचरित्र मानस से आप इसको याद रख सकते हो। उसके अंदर एक मिथिकल बर्ड होता है, मिथिकल बर्ड जिसका नाम होता है अल प्रकाकुश। उसीलिए इसका नाम रखा गया है कि भाई ये तो मिथिकल बर्ड है जो कि यहाँ की कहानियों में मिलता है। उस कॉन्टेक्स्ट में आपने थोड़ा इसको याद रखना है। अराउंड 165 मिलियन ईयर्स के आसपास ये रहता था उस एरिया में, मिडल जुरासिक पीरियड के अंदर। और इसकी एक खास बात ये भी है कि एक खास तरह की आईब्रो मिली है, खास तरह की एक आईब्रो मिली है इसकी। और उस आईब्रो के ऊपर हल्का सा एक मतलब प्रोट्रूडिंग फॉर्मेशन है, मतलब जैसे ये एक आईब्रो हो गई और इसके ऊपर हल्का से प्रोट्रूडिंग उठा हुआ हिस्सा होता है थोड़ा सा। और इससे ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि शायद ये डायनासोर के सर के ऊपर सींग भी रहे होंगे, सींग वाला डायनासोर। तो ये अभी तो थोड़ा खैर इनिशियल फेज में है डिस्कवरी, थोड़ा और समय लगेगा तो डिटेल्स इसके बारे में पता चलेगी, बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। चलिए, आईएनएस नीलगिरी, तो बधाई हो आप सभी को, हमारे डिफेंस फोर्सेस को भी बधाई हो, क्योंकि हमारे डिफेंस के अंदर एक और यहाँ पे एक मील का पत्थर, एक माइलस्टोन हम लोगों ने ऐड कर दिया है बेसिकली। ठीक है, तो क्या है पूरा मामला, थोड़ा सा अगर आप जानना चाहो तो मामला ऐसा है कि भाई देखो, आईएनएस नीलगिरी एक एडवांस्ड स्टेल्थ फ्रिगेट है। एडवांस का मतलब ये है कि ये इतना एडवांस है कि इसके अंदर हम लोगों ने स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को यूज किया गया है। स्टेल्थ का मतलब ये होता है कि जो दुश्मन के रडार हैं वो इसको नहीं पकड़ पाएंगे। स्टेल्थ का मतलब होता है छिपना, घात लगाना। तो वो टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ की गई है। ठीक है, और इसके ट्रायल शुरू हो चुके हैं और बहुत जल्दी है हमारी नेवी के अंदर भी हम इसको इंडक्ट कर लेंगे। ठीक है, ऐसा भी आइडिया लगाया जा रहा है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट 17A अल्फा है, उसके अंदर में हम लोगों ने इसको बनाया है। गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है ये, बेसिकली जो मिसाइल्स वगैरह इसके ऊपर डाली जाएंगी, ब्रह्मोस भी यहाँ पे ऐड की जा सकती है। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। ठीक है, और ब्रह्मोस आपको अच्छे से पता है न्यूक्लियर वॉर हेड भी कैरी कर सकती है। मुंबई की शिपयार्ड ने इसको बनाया है। 10,000 किलोमीटर तक की इसकी रेंज होती है। मैंने को बता ही दिया, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पे इंक्लूड होता है, तो दुश्मन के लिए इसकी विजिबिलिटी बहुत कम होती है। बाय द टाइम दुश्मन इसको डिस्कवर करते हैं ना, ये उनकी टेरिटरी में घुस चुका होता है और वहाँ पे अटैक भी कर चुका होता है। तो बड़ा डेंजरस है, खतरनाक है। ब्रह्मोस हम लोग इसके ऊपर अटैच कर सकते हैं, और बराक 8 जो कि इसराइल के साथ हम लोगों ने मिलकर बनाई है, वो भी हम इसको अटैच कर सकते हैं। एडवांस रडार सिस्टम और सोनार सिस्टम इसके अंदर होता है। ठीक है, बस इतना ज़्यादा मत जाएँ। डिफेंस से कभी कभी क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में, इस बार सवाल आया था, तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा बीच बीच में डिफेंस वाले भी यूज़ कर दे रहा हूँ आजकल टॉपिक्स। पहले मैं डिफेंस वाला टॉपिक यूज़ नहीं करता था, बिकॉज डिफेंस से रेयरली कोई क्वेश्चन आता था। बट एनीवेज, शोम्पेन ट्राइब, शोम्पेन ट्राइब न्यूज़ में तो वैसे भी अलग अलग रीजन से रहती ही है। अगर आप देखें शोम्पेन ट्राइब के बारे में, तो हमारा जो आइलैंड है ग्रेट निकोबार आइलैंड, ठीक है, वहाँ पे ये ट्राइब्स बेसिकली पाई जाती हैं। और ये न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसलिए बिकॉज सरकार ने ना एक बड़ा लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पे चलाया है, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट करके। ठीक है, जिसके अंदर 70,000 करोड़ रुपीस से ज़्यादा हम लोग खर्च करने वाले हैं पैसा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे इस आइलैंड के ऊपर, एक तो बनाएंगे भैया पोर्ट, बहुत बड़ी पोर्ट बनाएंगे, मेजर पोर्ट। कुछ यहाँ पे रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ बनाएंगे, और कुछ टूरिस्ट के लिए कुछ ना कुछ हम लोग बनाने वाले हैं। तो सरकार का ये कहना है कि ये जो ग्रेट निकोबार हमारा आइलैंड है ना, ये एक बड़ी ही ज़बरदस्त लोकेशन पे है, लेकिन इसका हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। इन द सेंस कि ये स्ट्रेटेजिकली तो इम्पोर्टेंट है ही, डिफेंस के पर्सपेक्टिव से देखा जाए। उसके अलावा यहाँ पे टूरिज्म का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, जैसे मालदीव के अंदर है। इतना ही नहीं, ट्रेड के पर्सपेक्टिव से भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रेड के पर्सपेक्टिव से देखिए ज़रा, ये हमारा निकोबार आइलैंड है, ये है हमारा ग्रेट निकोबार। यहाँ पे आप ये वाला देखें जो साउथ वाला हिस्सा है। ठीक है, क्योंकि जो शिप्स आते हैं ना, मिडल ईस्ट वगैरह से शिप आते हैं, जो बहुत बड़े वाले शिप होते हैं, इंडिया में कोई ऐसा पोर्ट है ही नहीं जो इतने बड़े शिप्स को भी हैंडल कर ले। तो ये लोग शिप क्या करते हैं, या तो श्रीलंका जाके जाते हैं या फिर सिंगापुर जाते हैं।
भाई जब इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी है तो इसका यूज़ क्यों ना करें, ऐसा सरकार का कहना है। नॉट ओनली दिस ट्रेड पर्पस बट ऑल्सो फॉर द नेशनल सिक्योरिटी एज वेल। अगर फ्यूचर में चाइना के साथ हमारा इशू हो गया तो मलक्का स्ट्रेट को कंट्रोल करने में ये ग्रेट निकोबार वाला जो हमारा नेवल बेस बनेगा वो बहुत काम आ सकता है। तो सरकार के यहाँ पे अपने अपने रीजंस हैं इस ग्रेट निकोबार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेके। लेकिन इसमें दिक्कत सबसे बड़ी यह है कि यहाँ पे एक शोम्पेन ट्राइब रहती हैं जो कि है पीवीटीजी, ठीक है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप हैं, हाईली प्रोटेक्टेड होते हैं और बहुत वल्नरेबल होते हैं। इनको डिस्प्लेस करना पड़ेगा क्योंकि इस आइलैंड के ऊपर इनकी अच्छी खासी पॉपुलेशन रहती है और उस वजह से थोड़ा सा शोम्पेन के बारे में हमको पता होना चाहिए। एक एथनिक ग्रुप है, निकोबारीज आइलैंड में है, तो इनकी जो लैंग्वेज है वो ऑस्ट्रोनेशियन आइलैंड लैंग्वेज बोली जाती है। सेमिनोमैडिक होते हैं, ज़्यादातर हंटिंग और गैदरिंग करते हैं, इनमें से कुछ शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी करते हैं। जो लोग कल्टीवेशन करते हैं वो बनाना, यैम्स, कोकोनट वगैरह को यहाँ पे ग्रो करते हैं। मैट्रीनील ट्राइब्स होती है, मतलब मदर वाली साइड से डोमिनेट होता है, तो इनहेरिटेंस मदर वाली साइड से होता है, फादर वाली साइड से नहीं होते जैसा हमारा यूजुअली पैट्रियार्कल सोसाइटीज़ में होता है। उसके अलावा इनके जो घर होते हैं बैम्बू वगैरह के बनाते हैं। कभी कभी वो स्टिल्ट के ऊपर भी घर बनाते हैं। स्टिल्ट के ऊपर घर ऐसे बनते हैं, मतलब नीचे आपने बैम्बू लगा दिया, ऊपर आपने घर बना दिया। बाई चांस अगर फ्लड वगैरह आती है तो पानी नीचे से निकल जाता है। आसाम वगैरह में भी आपको ये काफ़ी देखने को मिलता है बिकॉज वहाँ पे भी फ्रीक्वेंट फ्लड्स आते हैं। कल्चर प्रैक्टिसेस की बात करें तो ये जो एनिमिस्टिक होते हैं, ऑब्वियसली इनके जो लोकल गॉड्स होते हैं, स्पिरिट्स होती हैं, एंसेस्टर्स होते हैं, ज़्यादातर ट्राइबल ग्रुप्स उनको मानते हैं, तो ये भी बेसिकली उनको ही मानते हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये आर्टिकल यहाँ पे दिया गया है। अब अपोजिशन गवर्नमेंट का अपना एक आर्गुमेंट है, उनका कहना है भाई सरकार, एक तो देखो शोम्पेन को तो नुकसान पहुंचेगा, वो तो है ही बात। सरकार का कहना है कि देखो यार मजबूरी है हमारी भी, लेकिन हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि शोम्पेन ट्राइब्स को कम से कम नुकसान हो। ये जो प्रोजेक्ट है, इस पूरे प्रोजेक्ट में ग्रेट निकोबार आइलैंड का 15 से 18% हिस्सा यूज होगा। उसके बावजूद भी 80% से ज्यादा हिस्सा फिर भी फॉरेस्ट के अंडर में रहेगा। तो सरकार का कहना है कि भाई 80% फॉरेस्ट काफी होता है ना, अगर थोड़ा बहुत हम लोग कुछ और कर भी लेते हैं वहाँ पे एक्टिविटी तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके अलावा गवर्नमेंट का यह कहना है कि देखिए यहाँ पे हम लोग एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट काफ़ी लंबे चौड़े लेवल पे कर रहे हैं कि इसका एक्चुअली इम्पैक्ट क्या होगा। अपोजिशन का यह कहना है कि नहीं भाई ये सब बकवास है। जिन लोगों ने प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है वही लोग एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की मीटिंग कमेटी में भी हैं, हाई पावर्ड कमेटी जो बनाई गई है मतलब उसको अलाउ करने वाले भी वही हैं और असेसमेंट करने भी वाले भी वही हैं। तो भाई ऐसे कैसे काम चलेगा? तो वो लोग थोड़ी ना बोलेंगे कि हाँ ये तो प्रोजेक्ट बड़ा खराब है इसको बंद कर दो। अरे भाई परमिशन भी तो आपने ही दी है। तो ये जो है कुछ इशू हैं। उसके अलावा ये जो एरिया है वो एक टेक्टोनिकली एक्टिव जोन में आता है, अर्थक्वेक प्रोन एरिया है बहुत ज़्यादा। तो इतनी ज़्यादा करोड़ों रुपए की हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसको भी डेंजर हो सकता है। सरकार का कहना है कि देखा हम लोग मानते हैं कि ये एक टेक्टोनिकली एक्टिव जगह पे है। 2005 में वहाँ पे एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया भी था, लेकिन अभी ऐसा चांस बहुत कम है कितना बड़ा अर्थक्वेक वहाँ पे आएगा अगले 25-30 सालों के लिए। बट यू नेवर नो, अर्थक्वेक तो कभी भी कहीं भी आ सकता है उस सेंस में। तो ये कुछ कुछ इशू वहाँ पे अभी चल रहे हैं। तो अभी कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी इसको कुछ समय के लिए पूरे प्रोजेक्ट को थोड़ा सा स्टे लगा दिया था। उस कॉन्टेक्स्ट में ये आर्टिकल बेसिकली आपको मुझे करवाना था। तो मेंस के पर्सपेक्टिव से भी डेफिनेटली इसका रेलिवेंस है, चाहे आप इसको आईआर वाले टॉपिक की तरफ से समझें या फिर इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ से समझें या फिर ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट जो पूरा का पूरा आर्गूमेंट होता है उस कॉन्टेक्स्ट में समझें। तो ये बहुत ज़रूरी है। या इंडियन ओशन में स्टेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट से समझें, इंडिया चाइना वाले इशू के कॉन्टेक्स्ट से समझें। तो ये एक एग्जांपल बेसिकली बहुत सारी जगह पे इसको यूज़ किया जा सकता है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के पर्सपेक्टिव से समझें, जो ट्राइबल राइट्स हैं उस कॉन्टेक्स्ट में इस आर्टिकल को समझें। तो एक एग्जाम्पल बहुत जगह पे यूज़ किया जा सकता है बेसिकली। तो मैं तो हमेशा स्टूडेंट्स को यही बोलता हूँ कि हर चीज़ के लिए आपको अलग एग्जाम्पल याद करने की जरूरत नहीं है। मिनिमम से एग्जाम्पल्स याद करें, लेकिन वो स्मार्टली याद करें ताकि उसको आप मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस में उसको यूज़ कर सको। कम मेहनत में आपको ज़्यादा आउटपुट यहाँ पे मिलता है। चलिए वुलर लेक के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। बेसिकली समस्या ये है कि पिछले कुछ सालों में वुलर लेक का बहुत सारा हिस्सा एनक्रोच कर दिया गया है, ठीक है। तो आसपास के जो गांव हैं उन्होंने एनक्रोच कर लिया, जो आसपास का कूड़ा कचरा होता है वो भी भैया यहीं पे डाल दिया जाता है। तो अच्छा खासा हिस्सा 640 कनाल वुलर लेक का एनक्रोच किया जा चुका है और अभी
सरकार ने एक प्रोजेक्ट बनाया, मतलब चलाया है वुलर लेक को कंजर्व करने के लिए। और हाई कोर्ट ने ये पूछा है सरकार को कि भाई जब ये इंक्रोचमेंट हो रही थी तब आप कहाँ थे, सो रहे थे क्या? ठीक है, जवाब मांगा है सरकार से कि रिपोर्ट जल्दी से जल्दी दीजिए कि 640 कनाल एक्चुअली एनक्रोच कैसे हो गया। अभी तो सरकार आपकी है ना, तो आप पहले वाले पे ब्लेम मत डालिए। अब बताइए क्या कर रहे हो आप इसको दूर करने के लिए, क्योंकि वुलर लेक बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो फ्रेश वाटर लेक तो है ही, पानी जो पीने का है वो तो इशू करता ही है इरिगेशन पर्पज वगैरह के लिए, बट उसके अलावा भी इसके और भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल हैं। फ्लड कंट्रोल में इसका बहुत बड़ा रोल है। कुछ साल पहले श्रीनगर वैली में फ्लड आया था, उस समय वुलर लेक और डल लेक ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, क्योंकि जो एक्स्ट्रा वाटर होता है ये उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी हाई कोर्ट ने पूछा, लेट्स सी आगे क्या होता है। तो झेलम रिवर जो है वो वुलर लेक को फेड करती है बेसिकली। वुलर लेक के अंदर जो पानी है वो मेजरली झेलम रिवर से आता है, और कुछ छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज हैं उनके थ्रू यहाँ पे आता है। तो एक नेचुरल फ्लड रेजर्वेयर तो ये ऑब्वियसली है ही। सभी लेक्स होती हैं, जितनी वेटलैंड हैं, लेक्स हैं, सब फ्लड वाटर के को सोक करने का ही काम करती हैं बेसिकली। और बहुत बड़ी बर्ड सेंचुरी भी है ये, तो बर्ड वॉचर्स के लिए बड़ी अच्छी मानी जाती है। उस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा आपने इसको याद रखना है। लोकल इरिगेशन एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। उसके अलावा टूरिज्म भी काफ़ी बड़ा है भाई पिछले काफ़ी सालों में। तो दिक्कत यही है कि जो आसपास के इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, एग्रीकल्चर जो रन ऑफ होता है, डोमेस्टिक वेस्ट होता है, वो यहाँ पे डाल दिया जाता है। और ये एग्रीकल्चर रन ऑफ का मतलब ये है कि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे ऐड कर दिए गए, और लेक के वाटर के अंदर जब न्यूट्रिएंट्स को ऐड करते हो तो वहाँ पे अलगी की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो वुलर लेक का बहुत बड़ा हिस्सा एक्चुअली अलगी ने भी कैप्चर कर लिया है, नेचुरल ग्रोथ न्यूट्रिएंट्स की वजह से। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर वगैरह आप डालते हो जब, तो जब यहाँ पे आ जाता है तो उसे अलगल ब्लूम बोलता है, यूट्रोफिकेशन, उसके लिए एक टर्म यूज़ की जाती है, यूट्रोफिकेशन। तो बेसिकली जो हमारी लेक्स होती हैं, वेटलैंड्स होती हैं, स्पेशली जो लेक्स होती हैं, लेक्स भी वेटलैंड का ही पार्ट होती हैं, एक कैटेगरी होती है। लेक्स के अंदर न्यूट्रिएंट्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, लेक्स के अंदर वाटर होना चाहिए, क्लियर वाटर होना चाहिए। जब आप इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हो तो अलगी की ग्रोथ हो जाती है, विच इज़ डेंजरस। अलगी की बहुत ज़्यादा ग्रोथ होना इज़ डेंजरस फॉर द एनवायरनमेंट ऑल्सो एंड फॉर द मरीन लाइफ ऑल्सो। तो वो भी यहाँ पे हो गया अच्छी खास एरिया में। तो सरकार कह रही है भाई हम लोग हटाएंगे, इंडिविजुअली इसको हटा सकते हैं यहाँ से, लेकिन जो इंक्रोचमेंट हुई है वो हम लोग कैसे दूर करेंगे, सरकार से अभी जवाब मांगा है हाई कोर्ट ने। लेट्स सी गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या आंसर करती है। ठीक है, चलो तो आज की सभा यहीं पे करते हैं समाप्त। आई होप आपको ठीक ठाक लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक किया करो यार, शेयर किया करो, कमेंट सेक्शन में अपना थोड़ा बहुत आप फीडबैक दे सकते हो, क्या समस्याएं आप फेस कर रहे हो, तैयारी वगैरह आपकी कैसी चल रही है। लेकिन साथ के साथ बने रहें। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको इन लेक्चर्स की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी, क्योंकि रोज हम लोग 7 लेक्चर्स टॉपिक्स अगर कवर कर रहे हैं तो महीने में आपके 200 प्लस टॉपिक्स कवर हो जाते हैं, और फैक्ट बेस्ड हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, प्रीलिम्स ओरिएंटेड। और आप देख के चलिए कम से कम 2500 टॉपिक आपके साल भर में हो जाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा है। मत बहुत ज़्यादा इन द सेंस कि इंपॉर्टेंट है। तो आपको अगर ये करते रहोगे ना आप, नैया पार हो जाएगी। ठीक है, चलो तो आज यहीं पे ऐड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।